Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th January 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about renaming of Kerala to Keralam. Important from our syllabus GS to Indian polity point of view. सबसे पहले समझते हैं कि हमारे संविधान में क्या दो प्रोसीजर दिए गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू चेंजिंग नेम ऑफ अ स्टेट। दो तरीके हैं जिसकी मदद से किसी भी स्टेट का नाम बदला जा सकता है। पहला, जिसमें शुरुआत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू की जाएगी। तो इस तरीके में क्या होता है कि सबसे पहले अ बिल फॉर रीनेमिंग अ स्टेट may be introduced in the parliament on recommendation of the president. लेकिन प्रेसिडेंट इस बिल को पार्लियामेंट के सामने रेकमेंड करने से पहले भेजते हैं टू द रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबली। जिस स्टेट का नाम बदला जाना है उसके लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेजा जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, और उस स्टेट असेंबली को एक टाइम बाउंड मैनर में, एक पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम में अपना ओपिनियन देना होता है टू द प्रेसिडेंट। The president is not bound by the opinion of the legislative assembly. जो भी ओपिनियन हो, लेकिन उसके बाद the president will allow the bill to be laid down in the parliament, and then parliament will debate, discuss and will vote on the bill. And parliament is also not bound by the views of the state. तो मतलब स्टेट का ओपिनियन लिया जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ओपिनियन लिया जाता है, लेकिन उसका कोई सब्सटेंशियल इम्पैक्ट है नहीं इन द फाइनल डिसीजन। फाइनल फैसला जो है वो पार्लियामेंट को ही लेना है। पार्लियामेंट अगर उस बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देती है तो उसके बाद प्रेसिडेंट उस बिल को अप्रूवल दे देंगे, एंड देन दैट बिल विल बिकम ए लॉ, एंड देन द नेम ऑफ द स्टेट विल गेट चेंज्ड या मॉडिफाइड। तो आई होप प्रोसीजर आपको समझ आ रहा है। पहला प्रोसीजर जिसमें एक बिल रखा जाएगा पार्लियामेंट में और उस बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाना है, लेकिन उस बिल को रखने से पहले प्रेसिडेंट उस बिल को रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजते हैं, उनका ओपिनियन लिया जाता है, बट दैट ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग। अब ये जो बिल रखा गया उसके बाद स्टेट का नाम बदला गया, ऑल दीज एक्टिविटीज आर डन इन लाइन विथ Article 3 and 4 of the Indian Constitution, which is in Part 1 of the Constitution. देखिए हमारा Part 1 संविधान का, उसमें Article 1 to 4 मेंशन किया गया है। Article 1 defines name of our country as well as defines its territory. तो Article 1 में कहा गया है India, that is भारत, will be union of states. तो बेसिकली आर्टिकल 1 में हमारे देश का नाम डिफाइन किया गया है, साथ ही साथ कहा गया है कि इट विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड देयर विल बी सम यूनियन टेरिटरीज दैट विल बी डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अब स्टेट्स के नाम क्या होंगे, यूनियन टेरिटरीज के नाम क्या होंगे, उसको अलग से मेंशन किया गया है इन फर्स्ट शेड्यूल, जहां पे अभी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखे हुए हैं। तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के नाम आर्टिकल 1 में नहीं लिखा है, फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है। तो जब भी किसी भी स्टेट का नाम बदला जाना होगा तो फर्स्ट शेड्यूल में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट शेड्यूल में उस स्टेट का नाम बदलना होगा। फिर सेकेंड आर्टिकल जो है वो कहता है कि न्यू स्टेट कुड बी एडमिनिस्ट्रेड या कुड बी एडमिटेड टू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो किसी नए टेरिटरी को भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है, भारत का एक नया स्टेट बनाया जा सकता है। सो सेकेंड आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली टॉक्स अबाउट सम फॉरेन टेरिटरी दैट कुड बी एडमिटेड टू इंडिया एज ए न्यू स्टेट। इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके सिक्किम को भारत का एक स्टेट बनाया गया इन 1975 एज ए रिजल्ट ऑफ 35th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। तो किसी स्टेट की बाउंड्रीज को रीअलाइन करना, उसकी मदद से कोई नया स्टेट बनाना, जैसे बिहार से झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बनाया गया,
मध्य प्रदेश से। तो या फिर किसी स्टेट का नाम अगर बदला जाना है, ये सब कुछ किया जा सकता है एज पर आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 2 इज विथ रिस्पेक्ट टू सम न्यू टेरिटरी, फॉरेन टेरिटरी टू बी एडमिटेड इन द यूनियन ऑफ इंडिया, एंड आर्टिकल 3 इज विथ रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग टेरिटरी, उनकी बाउंड्री को अगर ऑल्टर करना है या नाम को बदलना है। आर्टिकल 4 कहता है कि एनी पार्लियामेंट्री लॉ दैट इज टू बी मेड इन लाइन विथ आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 requires some amendment to the constitution। वहां पे आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंतर्गत अगर कोई नया स्टेट भारत में इंट्रोड्यूस किया जाता है, आर्टिकल 2 के अंतर्गत या 3 के अंतर्गत किसी स्टेट का नाम बदला जाता है या बाउंड्री बदली जाती है, तो दो जगह संविधान में बदलाव करने की जरूरत होगी, फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल जहां पे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखे हुए हैं, एंड फोर्थ शेड्यूल जहां पे अलग अलग स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन की बात की है इन राज्यसभा, यहां पे बदलाव किया जाएगा। चलिए, कमिंग बैक टू द मेथड्स दैट वी वर सीइंग, दैट कैसे किसी भी स्टेट का नाम बदला जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि दो मेथड्स हैं, उसमें से एक मेथड है विच इज इनिशिएटेड बाय द प्रेसिडेंट, वो हमने देखा। दूसरा, वेयर द इनिशिएशन कैन बी टेकन बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो स्टेट अपना नाम बदलना चाहता है, वहां की स्टेट असेंबली एक रिजोल्यूशन पास करके यूनियन होम मिनिस्ट्री को भेज सकती है। तो भारत सरकार में भी यूनियन होम मिनिस्ट्री को एक रिजोल्यूशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करके भेजेगी, और फिर यूनियन होम मिनिस्ट्री विल पुट दैट रिजोल्यूशन टू द यूनियन कैबिनेट, और यूनियन कैबिनेट फिर उस पर चर्चा करेगी, विचार करेगी, और उनको सही लगता है, देन दे विल ब्रिंग अ बिल। दैट बिल विल बी put into the parliament, and then in the parliament, if the bill is passed with simple majority, then after president's approval, the bill will be passed and the name of the state will be changed। दोनों ही केस में देखिए, पहले केस में तो मैंने आपको बताया कि स्टेट का ओपिनियन जो है वो बाइंडिंग नहीं है। सेकंड जो केस है जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक रिजोल्यूशन पास करके भेजती है यूनियन होम मिनिस्ट्री को, यहाँ पे भी यूनियन होम मिनिस्ट्री इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द रिजोल्यूशन, या फिर इवन यूनियन कैबिनेट इज नॉट बाउंड कि अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ये रिजोल्यूशन आया है तो हमें एक बिल रखना ही होगा। दोनों ही केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर्स लिमिटेड हैं। अल्टीमेट डिसीजन लाइज विद द यूनियन गवर्नमेंट। किसी भी स्टेट का अगर नाम बदला जाना है, बाउंड्री बदली जानी है एज पर आर्टिकल 3, तो अल्टीमेट पावर लाइज विद द यूनियन गवर्नमेंट। वो बिल रखेंगे, पास करेंगे, उसके बाद ही स्टेट का नाम बदला जाएगा। कुछ बातें आपको और ध्यान रखनी है। जब भी संविधान को बदला जाता है, संविधान में कहीं पे भी कुछ बदलाव किया जाता है, तो बदलाव दो तरीके से होते हैं। वन, अमेंडमेंट विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 368। अदर, अमेंडमेंट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में संविधान को बदलने के लिए जो तरीके लिखे गए हैं, ये तरीके जो हैं उसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट के अंदर, दैट इज 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, दैट इज, और 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, डिपेंडिंग अपॉन द मैटर। और कुछ कुछ मामलों में विच आर ऑफ फेडरल नेचर, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट तो चाहिए ही चाहिए, प्लस रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स भी चाहिए। तो संविधान में जो भी बदलाव किए जाते हैं, अमेंडमेंट्स, वो अमेंडमेंट्स दो तरीके से किए जाते हैं। अमेंडमेंट्स विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 368, इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पे जब अमेंडमेंट किया जाता है तो उसको विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 368 किया जाता है, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में। एंड ऑन फेडरल इशूज, जैसे कि हाई कोर्ट का पोजीशन है, हाई कोर्ट में पावर ऑफ द हाई कोर्ट की बात अगर हो रही है, इन सब तरह के मामले हैं, तो वहाँ पे, या फिर शेड्यूल 7 की बात हो रही है, तो वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट तो चाहिए ही, प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट भी चाहिए। लेकिन अगर कोई नॉर्मल मामला है, जैसे जिस मामले की अभी हम बात कर रहे हैं कि जिसमें स्टेट का बस नाम बदला जाना है अंडर आर्टिकल 3, तो इन सब तरीके के
मामलों के लिए भी संविधान में बदलाव किया जाता है, बट सच काइंड ऑफ चेंजेस आर कंसिडर्ड टू बी आउटसाइड द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 368 एंड सच काइंड ऑफ चेंजेस कैन बी ब्रॉट एज अ रिजल्ट ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी। ऐसे बदलाव फ्रिक्वेंटली किए जाते हैं, कोई इतना सिग्निफिकेंट मामला नहीं है, तो उसमें अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज डन आउटसाइड द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 368। तो इस केस में भी संविधान में एक बदलाव किया जाएगा, बट दैट अमेंडमेंट, जो कि अब केरला का नाम, अभी आई एम गोइंग टू कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट, बट हेडिंग से आप समझ ही गए होंगे कि केरला का नाम बदल करके केरलम किया जाना है। तो इसके लिए एक बिल रखा जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। उस बिल को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। उस बिल का नाम होगा केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026। अब जब ये बिल पास होगा तो इफेक्टिवली संविधान में बदलाव किया जाएगा। शेड्यूल 1 में केरला का नाम बदल करके केरलम किया जाएगा, बट दैट change in the constitution will not be considered as amendment within the ambit of article 368। तो जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स देखते हैं, बेसिकली दे आर those amendments, significant amendments that have been done within the ambit of article 368। जो इस तरीके के लेसर इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उसके लिए अलग से नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर्स नहीं होते हैं। तो करंट न्यूज तो मैंने आपको बता ही दिया। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड प्रपोजल टू चेंज द नेम ऑफ स्टेट केरला टू केरला। उसके लिए एक बिल लाया जाएगा पार्लियामेंट में, केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026। बट पहले ये बिल भेजा जाएगा केरला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, यानी कि ये पहला मेथड फॉलो किया जा रहा है। लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजा जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली अपना ओपिनियन देगी। ओपिनियन तो फेवर में ही होगा, क्योंकि 2 साल पहले केरला लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी एक रेजोल्यूशन पास करके यूनियन गवर्नमेंट को भेजा था, यानी कि दूसरा स्टेप लेने की कोशिश की थी, दूसरा मेथड लेने की कोशिश की थी अपने स्टेट का नाम बदलने के लिए। उस टाइम में नाम नहीं बदला गया था, लेकिन अब भारत सरकार ने खुद एक बिल ला करके केरला का नाम केरलम करने का फैसला किया है एज पर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट एक कानून लाएगा, सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा, लेकिन उसके पहले केरला लेजिस्लेटिव असेंबली का ओपिनियन लिया जाएगा। नाम बदलने के पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है? तो केरलम इज द मलयालम नेम ऑफ द स्टेट विच रिप्रेजेंट्स लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट। केरला एज ए सेपरेट स्टेट बनाया गया एज ए रिजल्ट ऑफ स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, और फिर केरला एक नया स्टेट बन गया 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज केरला पीरावी या केरला फॉर्मेशन डे। राइट सिंस फॉर्मेशन ऑफ केरला ऑन 1 नवंबर 1956 there has been demand to change the name from Kerala to Keralam। अब जाकर के वो डिमांड पूरा हो रहा है, उसके लिए एक कानून ला रही है भारत सरकार। केरला वर्ड का हिस्टोरिकल मेंशन पहली बार कब हुआ वो भी थोड़ा समझते हैं। इट वॉज फर्स्ट फाउंड टू बी मेंशन्ड इन एम्पेरर अशोकाज रॉक एडिक्ट सेकेंड डेटेड 257 BC। इस रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है किंग प्रियदर्शन, किंग अशोका को अशोका नाम से नहीं, उनके रॉक एडिक्ट पे प्रियदर्शन मतलब बिलवेड ऑफ गॉड नाम से बुलाया जाता था, लिखा जाता था या मेंशन किया जाता था। तो किंग प्रियदर्शन बिलवेड ऑफ द गॉड एज वेल एज दोज ऑफ हिज फ्रंटियर सोवरेन सच एज चोलाज, पांड्या, सत्यपुत्राज एंड केटलापुत्राज। तो अशोका के किंगडम के ये फ्रंटियर सोवरेन्स थे, चोलाज, पांड्यास, सत्यपुत्रास, केरलापुत्रास, ऐसे करके मेंशन किया गया है अशोका के रॉक एडिक्ट सेकंड में, डेटेड 257 BC। ये लिखा गया प्रकृत में है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया डॉक्टर DR भंडारकर साहब ने, एपिग्राफिस्ट थे वो। तो वहां पे पहली बार 257 BC में केरला शब्द का जिक्र देखने को मिलता है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's visit to Israel and evolution of India-Israel ties. Important from our syllabus GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, भारत इजराइल के रिलेशंस कैसे इंप्रूव हुए हैं विथ टाइम, कैसे बदले हैं विथ टाइम, उसको समझने के लिए हमें वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स थोड़ी सी यहाँ पे रिवाइज करनी होगी। वेस्ट एशिया, ये रीजन जो आप देख रहे हैं,
राइट फ्रॉम ईरान टू सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, इजराइल, ये सब कहा जाता है वेस्ट एशिया। एशिया के पर्सपेक्टिव से इनको वेस्ट एशिया कहा जाता है। वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से इसी रीजन को मिडिल ईस्ट रीजन भी कहा जाता है। वेस्ट एशिया के अंदर मेन तीन पावर सेंटर्स हैं, यानी कि तीन पावरफुल कंट्रीज हैं, ईरान, सऊदी अरबिया एंड इजराइल। और तीनों के आपस में कन्फ्लिक्चुअल रिलेशन है, ऑल थ्री आर हॉस्टाइल टू ईच अदर। इजराइल और ईरान के बीच ही हॉस्टिलिटी क्यों है, वो समझने के लिए थोड़ा सा हमें समझना होगा अमेरिका और ईरान के कन्फ्लिक्ट के बारे में। हमने पहले भी देखा है न्यूज़पेपर एनालिसिस में, यहां मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूं कि ईरान आज एक पूरी तरह से एंटी यूएस कंट्री है, या दूसरी भाषा में कहें तो यूएस पूरी तरह से हॉस्टाइल है ईरान के अगेंस्ट। लेकिन ऐसा शुरुआत से था नहीं। 1950-60s में ईरान के अंदर रूल करता था पहलवी रेजिम, रूलर था शाह रेजा पहलवी, एंड शाह रेजा पहलवी हैड वेरी गुड टाइज विथ यूएस। यूएस उसको खूब उनके रिजीम को बैक किया करता था, और उसके बदले में शाह रेजा पहलवी वुड हैंड ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ईरान लाइक नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल टू अमेरिका इन एट वेरी कंसेशनल रेट, जिस कारण से लोकल इकोनॉमी को नुकसान होता था। फिर ईरान के अंदर एक मूवमेंट आया, रिवॉल्यूशन आया अगेंस्ट शाह रेजा पहलवी। पहलवी regime was removed in 1979 as a result of this Iranian revolution। अब चूंकि पहलवी regime को सपोर्ट करता था अमेरिका, तो इस कारण से लोगों का गुस्सा अमेरिका के ऊपर भी फूटा, अमेरिकन डिप्लोमेट्स के ऊपर अटैक हुआ इन द एम्बेसी, और तब से 1979 से अमेरिका के रिलेशंस ईरान के साथ पूरी तरह से खराब हो गए। आज भी अमेरिका अलग अलग बहाने से ईरान को सप्रेस कॉर्डन करने की कोशिश करता है। तो अमेरिका फैक्टर ईरान के साथ हमने देखा। नाउ यू सी, एक दूसरा देश है इजराइल। इजराइल को अमेरिका हमेशा से ही सपोर्ट करता रहा है। इसके पीछे दो कारण बताए जाते हैं। पहला, इजराइल जो है वो जूस लोगों का देश है, और जूस लोग जो हैं वो अमेरिका में भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड करते हैं। नंबर्स में कम है, बट they hold very influential position in American politics, administration as well as business, and that is why America always maintains soft corner for Jews। एक कारण ये बताया जाता है। दूसरा, अमेरिका wants to have its footprint in West Asia, इस कारण से वो इजराइल को सपोर्ट करता है। इजराइल इज ऑल्सो सेड टू बी चेक पोस्ट ऑफ अमेरिका इन वेस्ट एशिया, तो इस कारण से भी अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। तो ये दो कारण हैं मेनली जिस कारण से अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। तो अमेरिका ईरान के साथ हॉस्टाइल है, अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है, तो नेचुरल सी बात है कि ईरान और इजराइल आपस में हॉस्टाइल रिलेशन रखेंगे। और वेस्ट एशिया के अंदर ये जो तीन पावर सेंटर्स हैं, इजराइल, ईरान एंड सऊदी अरबिया, ये तीनों आपस में हॉस्टाइल रिलेशन रखते हैं। ईरान और सऊदी के बीच में तो कन्फ्लिक्चुअल रिलेशन है बिकॉज ऑफ सिया सुन्नी इशू, सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट है। ईरान इज अ सियाइट कंट्री, मेजॉरिटी वहां पे सिया है, जबकि सऊदी अरबिया इज अ सुन्नी कंट्री एंड इट इज लीडर ऑफ ऑल द अदर सुन्नी कंट्रीज इन वेस्ट एशिया लाइक यूएई, कतर, बहरीन, ओमान। तो ईरान और सऊदी अरबिया में तो इस कारण से कन्फ्लिक्ट है। ईरान और इजराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट जो है उसके पीछे मैंने कारण बताया, ईरानियन रिवॉल्यूशन एंड अमेरिका फैक्टर। ईरान और इजराइल के बीच में अमेरिका फैक्टर एक कारण है। ईरान और इजराइल, साथ ही साथ इजराइल एंड पैलेस्तीन, इजराइल एंड सऊदी अरबिया, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट के पीछे एक और कारण है जो है पैलेस्टीनियन इशू। पैलेस्टीनियन इशू हमने पहले देखा है न्यूज़पेपर एनालिसिस में, आज इतना डिटेल में नहीं चर्चा करेंगे, बट आई होप आपको ये बात याद आ रही होगी कि इजराइल एज ए न्यू कंट्री वाज क्रिएटेड इन 1948 ऑन दिस लैंड। यहाँ पे पहले इस पूरे एरिया पे जो लोग रहते थे वो थे पैलेस्टीनियंस। पैलेस्टीनियंस आर अरबिक स्पीकिंग मुस्लिम पीपल, मेजॉरिटी जो है मुस्लिम्स हैं, वो भी सुन्नी मुस्लिम्स हैं। उनके मेजर एरिया को कैप्चर करके एक नया देश बनाया गया है इजराइल। इजराइल ऑल्सो डिसरिगार्ड्स यूएन रिजोल्यूशन, जिसके हिसाब से दो अलग अलग देश बनाए जाने चाहिए, इजराइल एंड पैलेस्तीन। इजराइल पैलेस्तीन को एक फुल सोवरेन स्टेटस देने से मना करता है। तो बेसिकली पैलेस्तीनियन इशू, जिसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पैलेस्तीनियन मामला जो है वो कारण है इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच में हॉस्टिलिटी के पीछे। और पैलेस्तीनियन का एक फाइटर इंसर्जेंट ग्रुप है हमास, जो इजराइल को अटैक करता रहता है।
अब ईरान इज हॉस्टाइल टू इजराइल, तो ईरान कीप्स ऑन सपोर्टिंग हमास। तो इस तरीके से ईरान जो है वो भी कहीं ना कहीं पैलेस्तीन को सपोर्ट करता है, और वो पैलेस्तीन में भी एक स्पेशल ग्रुप है हमास, उसको सपोर्ट करके इजराइल को परेशान करता रहता है। तो ये वेस्ट एशिया के पावर सेंटर्स हैं, और सब आपस में कन्फ्लिक्चुअल रिलेशन रखते हैं। ईरान और सऊदी अरबिया, सिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट, ईरान इजराइल अमेरिका is the reason, and Hamas factor, Iran keeps on supporting Hamas against Israel, and Saudi Arabia and Israel के बीच में differences हैं because of Palestinian issue, because Saudi Arabia is a Sunni country, Palestinians are also majority Sunni, and Israel does not respect the rights, territorial rights of Palestinians. अब भारत अपने आप को कैसे पोजीशन करे वेस्ट एशिया में, ये भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, राइट सिंस आवर इंडिपेंडेंस। क्योंकि अगर हम लोग इजराइल के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, अलायंस डेवलप करते हैं, तो वेस्ट एशियन कंट्रीज, जो मुस्लिम वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वो हमसे नाराज हो जाएंगे। साथ ही साथ हमारे देश के अंदर भी कई सारे लोग जो हैं, जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी सॉफ्ट कॉर्नर रखती है पैलेस्टीनियंस के लिए, दे विल ऑल्सो नॉट सपोर्ट सच काइंड ऑफ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज ऑल्सो रीजन, साथ ही साथ वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स इज ऑल्सो फैक्टर। बट इजराइल ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट गुड अलाई ऑफ अमेरिका। तो अगर हमें अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखने तो इजराइल के साथ भी रिलेशंस रखने होंगे। प्लस इजराइल टेक्नोलॉजिकली काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, तो हमें डिफेंस में, उसके अलावा एग्रीकल्चर में काफ़ी हेल्प कर सकता है। क्योंकि इजराइल, आप यहाँ देखें तो यहाँ पे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज बहुत कम है, ये पूरा डेजर्ट है, नेगेव डेजर्ट, येट इजराइल इज एबल टू manage its agricultural activities quite well because of its technologies in the field of water use efficiency. तो इजराइल उस एरिया में भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। डिफेंस के अलावा एग्रीकल्चर में, वाटर यूज एफिशिएंसी में भी इजराइल काफ़ी डेवलप्ड है, हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो कंसीडरिंग द टेक्नोलॉजिकल एंड जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इजराइल, वी डोंट वांट टू हैव अ कंप्लीट कट ऑफ फ्रॉम इजराइल, बट एट द सेम टाइम इजराइल के साथ अच्छे संबंध बनाने का मतलब है कि इन दोनों देशों के साथ रिलेशंस खराब होंगे, और ये हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ से खूब सारा क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो भारत को एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, और जरूरत पड़ती रही है वेस्ट एशिया में हमेशा से ही। शुरुआत के दिनों में देखा जाए, अगर भारत और इजराइल के टाइज देखे जाए, तो शुरुआती दिनों में राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज तो किया 1950 में, बट कोई डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश नहीं किए, मतलब कोई एम्बेसी वगैरह नहीं खोला। Full diplomatic relations between India and Israel were established only in 1992 under regime of Prime Minister PV Narasimha Rao. तो भारत ने काफी लंबे समय तक 1950 से लेकर के 1992 तक एक कॉशियस अप्रोच रखा विद इजराइल। उसके पीछे कारण था पैलेस्टीन फैक्टर, डोमेस्टिक पॉलिटिकल सेंसिटिविटी जिसकी मैंने चर्चा की। देश के अंदर भी कई सारे कम्युनिटी जो है वो नहीं चाहते कि इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस रखे जाए, बिकॉज इजराइल इज कंसिडर्ड एज अ इररेस्पॉन्सिबल कंट्री विच डज नॉट रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स ऑफ पैलेस्टीनियंस। और कोल्ड वॉर अलाइनमेंट का भी इशू था। इजराइल के साथ बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने का मतलब है कि वी आर गेटिंग क्लोज टू अमेरिका, और कोल्ड वॉर के टाइम में वी डिड नॉट इंटेंड टू बी सीन क्लोज टू अमेरिका और यूएसएसआर आइदर वे। हम यूएसएसआर के साथ तो फिर भी आइडियोलॉजिकली थोड़े नज़दीक आ रहे थे, बट अमेरिका के साथ हम एक हैंड लेन डिस्टेंस बना करके रखना चाहते थे। तो कोल्ड वॉर डायनेमिक्स वाज आल्सो अ रीजन। बट जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, धीरे धीरे इजराइल इमर्ज एज ए प्रोमिनेंट पावरफुल कंट्री, तो भारत ने अपना स्टैंड बदला विद रिस्पेक्ट टू इजराइल। तो इसको कहा जाएगा प्रैग्मेटिज्म इन फॉरेन पॉलिसी। अब धीरे धीरे हम लोग थोड़े से रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, आइडियलिज्म से शिफ्ट हो रहे हैं और प्रैग्मेटिज्म या रियलिज्म की तरफ जा रहे हैं। 1992 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए इजराइल के साथ। 2003 में प्राइम मिनिस्टर एरियल शेरोन विजिटेड इंडिया, और उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि भारत और इजराइल जो है वो नेचुरल अलाइज हैं। नेचुरल अलाइज इन द सेंस कि बोथ ऑफ अस आर फेसिंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ऑफ टेररिज्म। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ऑफ टेररिज्म मीन्स हमें परमानेंट थ्रेट है टेररिज्म का, भारत को पाकिस्तान से और इजराइल को आसपास के जो इंसर्जेंट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं लाइक हमास। सीधा सीधा हमास का नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, लेकिन उन्होंने कहा कि हम दोनों को एग्जिस्टेंशियल यानी कि परमानेंट थ्रेट है टेररिज्म का, एंड दैट इज व्हाई वी आर नेचुरली सिमिलर। और इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया कि हम नेचुरल अलाइज हैं।
कारगिल वॉर के दौरान 1999 में इजराइल ने हमारी काफ़ी मदद की थी, क्योंकि जो इंट्रूडर्स थे, घुसपैठिए थे, वो हायर ऑल्टीट्यूड पे घुस के बैठे थे। इजराइल ने हमें स्पेशियल इंफॉर्मेशन दिया, उनके कोऑर्डिनेट से रिलेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट्स दिया। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, इजराइल हैज़ बीन नाउ helping India in the field of agriculture and water use efficiency. Israel has also emerged as India's top defense supplier. तो भारत और इजराइल के रिलेशन जो हैं वो काफ़ी क्लोज हो रहे हैं। कई सारे मिसाइल जो हैं वो हम लोग वहाँ से बराक स्पाइडर मिसाइल्स, इस तरीके के हम लोग मिसाइल्स जो हैं अवाक्स वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आते हैं 2014 के बाद से। देखिए 1950 से 1992 तक तो हमारे रिलेशंस लगभग ना के बराबर थे। 1992 के बाद से वी हैव स्टार्टेड टू डेवलप प्रॉक्सिमिटी, थोड़े से क्लोजनेस बढ़ाया हमने। 2014 ऑनवर्ड्स मोदी डॉक्ट्रिन ऑन इजराइल अगर हम देखें तो वहां पे फोकस इज ऑन क्लोज कोऑपरेशन, ओपन वार्मथ देखा जा रहा है भारत और इजराइल के रिलेशंस में। सबसे पहला जो एक्शन लिया भारत ने इजराइल के रिस्पेक्ट में, वो कहा डी हाइफेनेशन ऑफ इंडियाज इजराइल पैलेस्तीन पॉलिसी। मतलब हम इजराइल और पैलेस्तीन को एक साथ जोड़ करके नहीं देखते। हमारा जो भी रिलेशन है इजराइल के साथ, वी विल नॉट इवेल्युएट इट फ्रॉम द पैलेस्टीनियन प्रिज्म। हमारा इजराइल के साथ इंडिपेंडेंट रिलेशन है, बाकी पैलेस्टीनियन इशू एक अलग मामला है। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इंडिया लुक्स फॉरवर्ड ऑन इजराइल एंड पैलेस्टीन इन सेपरेट मैनर, और इस तरह से हमने डी हाइफनेट कर दिया इजराइल और पैलेस्तीन मामले को। 2017 में पीएम मोदी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इजराइल। इजराइल के साथ हमारी घनिष्ठता बढ़ रही है, क्लोजनेस बढ़ रही है। मेनली इसमें रोल रहा है अब्राहम अकॉर्ड्स का। 2020 में ये जो देश हैं, अरबिक कंट्रीज हैं, इनके जो क्लोज अलाइज, जैसे कि सऊदी अरेबिया तो इनका लीडर है। अब सऊदी अरेबिया सीधा सीधा इजराइल के साथ नहीं आ सकता, लेकिन सऊदी अरेबिया का एक क्लोज अलाई है यूएई, उसने इजराइल के साथ एक अकॉर्ड साइन किया, अब्राहम अकॉर्ड्स। यूएई, बहरीन, कतर, दे साइंड अकॉर्ड विथ इजराइल, जिसको नाम दिया गया अब्राहम अकॉर्ड। सऊदी अरेबिया सीधा सीधा नहीं आता, क्योंकि सऊदी अरेबिया इज लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, स्पेशली सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड। तो सऊदी अरेबिया सीधा सीधा अगर इजराइल के साथ आ जाएगा तो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन भी सऊदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकती है। इसलिए सऊदी सपोर्टिंग फ्रॉम बैक, लेकिन कई सारे जो सुन्नी कंट्रीज हैं, यूएई, इजिप्ट वगैरह, दे आर कमिंग एंड अलाइनिंग विथ इजराइल एज ए रिजल्ट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड जब हुआ तो उसके बाद से वेस्ट एशिया के अंदर जो हॉस्टिलिटी है वो थोड़ी कम होने लगी, और उसका नतीजा ये हुआ कि भारत का जो टाइज था इजराइल के साथ वो मेंटेन करना आसान हो गया, क्योंकि नाउ इन दोनों साइड्स के बीच में हॉस्टिलिटी कम हो गई। तो अब इजराइल के साथ अगर हम अच्छे रिलेशंस बनाते भी हैं तो सऊदी अरेबिया कोई बहुत ज़्यादा नाराज होगा नहीं, क्योंकि दोनों आपस में भी तो अच्छे संबंध बना रहे हैं थ्रू अब्राहम अकॉर्ड्स। सऊदी अरेबिया भी रियलाइज़ कर रहा है कि इजराइल के साथ हॉस्टिलिटी रख के कोई फ़ायदा नहीं है। अमेरिका का अच्छा एलाई है सऊदी अरेबिया, तो अमेरिका फैक्टर भी है वाई इजराइल एंड सऊदी अरेबिया आर कमिंग टुगेदर अंडर अब्राहम अकॉर्ड्स, बट सऊदी अरेबिया इज ऑफिशियली टिल नाउ नॉट पार्ट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड्स। तो अब्राहम अकॉर्ड्स के कारण भारत के लिए भी इजराइल के साथ रिलेशंस मेंटेन करना आसान हो गया। इंडिया हैज़ बिकम नाउ पार्ट ऑफ I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस ग्रुपिंग, जहां पे स्ट्रेटेजिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन पे फोकस करेंगे चारों देश। इंडिया एंड इजराइल आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसका नाम है IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिससे भारत को कनेक्ट किया जा रहा है विथ यूरोपियन मार्केट। इट कुड बी इंडियाज रिप्लाई टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बाकी एरियाज में एग्रीकल्चर, वाटर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, साइबर सिक्योरिटी में तो कोऑपरेशन बिल्ड हो ही रहा है। तो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में अब्राहम अकॉर्ड ने भारत को थोड़ा हेल्प किया इन फॉलोइंग इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी या कोऑपरेशन विथ इजराइल। तो मोदी डॉक्ट्रिन ऑन जो इजराइल है कि और क्लोजनेस हो, उसमें अब्राहम अकॉर्ड हैज़ बीन क्वाइट हेल्पफुल। बट 2023 में जो हमास ने मैसिव अटैक किया इजराइल के ऊपर, और तब से इजराइल लगातार बॉम्बार्डिंग कर रहा है गाजा रीजन में, जिसमें सिविलियन पॉपुलेशन भी मर रहे हैं और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सब इवॉल्व हो गया है इस एरिया में। इस कारण से वापस से पैलेस्टीनियन इशू जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया है। पैलेस्टीनियन मामला जब इम्पॉर्टेंट हो गया तो सऊदी अरेबिया इज नाउ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम इजराइल। तो अब्राहम अकॉर्ड का जो सिग्निफिकेंस था वो थोड़ा कम हो गया आफ्टर 2023 हमास अटैक।
तो तब से भारत के लिए थोड़ी कठिनाइयां हो रही हैं। प्लस ईरान और इसराइल आपस में लड़ते ही रहते हैं। 3-4 महीने पहले भी ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन जो है एकदम पीक कर गया था। अमेरिका ऑल्सो बॉम्बार्डेड ईरान। तो इस कारण से भी भारत को तकलीफ होती है इन बैलेंसिंग इट्स पोजीशन बिटवीन दीज थ्री साइड्स। बट भारत जो है उसने डीहाइफेनेट कर दिया है सबसे पहले तो इसराइल और पैलेस्तीन को, मतलब वी डू नॉट लुक टुगेदर बोथ इशूज टुगेदर। इसराइल का मामला अलग है, पैलेस्टीनियन मामला अलग है। जब भी हम इसराइल के साथ अपने रिलेशंस की बात कर रहे हैं, वी डोंट लुक इट थ्रू द प्रिज्म ऑफ पैलेस्टीन। साथ ही साथ हम लोग बाकी देशों के साथ भी इंडिपेंडेंट रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं ताकि हमारा एक बैलेंस्ड रिलेशन मेंटेन हो ऑन द विद द 3 मेजर पावर ब्लॉक्स ऑफ वेस्ट एशिया। अब करंट न्यूज ये है कि पीएम मोदी इज अगेन ऑन विजिट टू इजराइल। पहले प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल गए और अब ये दूसरी बार इजराइल को विजिट कर रहे हैं। ही विल मीट इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। अब जो इंपॉर्टेंट फैसले होंगे दोनों देशों के बीच में वो हम लोग आने वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करेंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया इजराइल रिलेशंस। मैंने आपको ब्रीफ में यहाँ पे हिंट्स दे रखा है, आराम से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव क्या है, इसको समझने से पहले हम समझते हैं अबाउट सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर हैपेंस बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट इन्फेक्शन। लंबे समय तक जब इन्फेक्शन होता है इन द सर्वाइकल एरिया ऑफ विमेन, मेनली ड्यू टू एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज ट्रांसमिटेड टू विमेन सर्वाइकल एरिया ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। और ये अगर एचपीवी जो वायरस है इस कारण से लंबे समय तक अगर इन्फेक्शन हो विमेन के सर्वाइकल एरियाज में, तो फिर उस कारण से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर इज प्रिवेंटेबल इफ इट इज डिटेक्टेड अर्ली, बट 15 से 44 साल 15 to 44 वाले एज ग्रुप में अगर देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर एंड सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ऑल्सो अमंग्स द विमेन। 20% of global cervical cancer cases and deaths happen in India. तो आई होप आपको सर्वाइकल कैंसर क्या है वो बात समझ आ गई। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इस वायरस के कारण अगर परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो तो सर्वाइकल कैंसर हो सकता है एंड दिस वायरस जनरली गेट्स ट्रांसमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। देखिए एचपीवी जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये भी अलग अलग टाइप का होता है। इसमें भी जो एचपीवी नंबर 16 एंड 18 है वो कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर। उसके कारण होने वाला जो इन्फेक्शन है जिस कारण से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। अब सर्वाइकल कैंसर को लेकर के 2 इंटरनेशनल लेवल पे वैक्सीन्स ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं। एक है गार्डासिल फ्रॉम मर्क, दूसरा है सर्वैरिक्स फ्रॉम ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। HPV वैक्सीनेशन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर was introduced in 2008 only. HPV जो वैक्सीन हैं जो 2 इंटरनेशनल लेवल के हैं, गार्डासिल, सर्वैरिक्स, एक भारत के लेवल पे भी HPV वैक्सीन बनाया गया है जिसका नाम है सर्वावैक। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये जो वैक्सीन हैं 2 इंटरनेशनल लेवल पे कॉमनली यूज होते हैं, जो भारत का भी है सर्वावैक। दीज आर क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन। क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन मतलब ये HPV 16 एंड HPV 18 के अगेंस्ट तो प्रोटेक्शन देते ही हैं जो सर्वाइकल कैंसर के पीछे कारण है, साथ ही साथ दे ऑल्सो गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट HPV 6 एंड HPV 11 विच कॉज जेनाइटल वॉर्ड। तो 4 तरीके के एंटीजेंस HPVs के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन। तो वैक्सीन्स हैं, बट इन वैक्सीन्स को एक पर्टिकुलर एज पे ही देने से फायदा है। 14-15 ईयर्स की जो यंग गर्ल्स हैं उनको अगर दिया जाए वैक्सीन
if they are subjected to vaccine, then only they will be protected against cervical cancer in future. करंट न्यूज ये है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने फैसला किया है कि एक नेशन वाइड प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जिसमें HPV वैक्सीनेशन दिया जाएगा टू द गर्ल्स एट द ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 14-15, फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वॉलेंटरी तरीके से ये वैक्सीन अवेलेबल कराया जाएगा। पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स जो गर्ल्स आएंगी जिनके पेरेंट्स उनको कंसेंट देंगे, दे कैन गेट दिस वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट। भारत जो वैक्सीन अवेलेबल कराएगा अंडर दिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम वो होगा गार्डेसिल फ्रॉम मर्क। ये वाला जो भारत में ओन डेवलप्ड वैक्सीन है सर्वावैक, ये रिलेटिवली न्यू है, इसको 2022-23 में ही मार्केट अप्रूवल मिला था। तो भारत जो अवेलेबल कराएगा अंडर दिस वैक्सीनेशन ड्राइव वो होगा गार्डेसिल। दिस गार्डासिल इज अ क्वाड्रीवैलेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, HPV 16-18 के अगेंस्ट तो प्रोटेक्शन देगा ही, प्लस HPV 6 एंड 11 के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देगा। दिस HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम विल बी इंटीग्रेटेड विथ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो जो इन्फेंट्स एज वेल एज लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाती है भारत सरकार, जिसमें 12 वैक्सीन दिए जाते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी के साथ अब आगे भविष्य में HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी लिंक किया जाएगा। दिस HPV वैक्सीन्स विल बी अवेलेबल थ्रू गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट C राजागोपालाचारी जी। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो करंट न्यूज ये है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवील्ड बस्ट of C. Rajagopalachari in Rashtrapati Bhavan, replacing one of the British architect bust Edwin Lutyens. C. Rajagopalachari से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। आप हिस्ट्री के क्लासेस में जरूर देखते होंगे, यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इस साल के लिए C. राजागोपालाचारी जी इंपॉर्टेंट है। 1930 में ही लेड सॉल्ट सत्याग्रह इन द साउथ, मार्चिंग फ्रॉम त्रिची टू वेदरनयम ऑन तंजौर कोस्ट। तो गांधी जी ने जब सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च किया तो उसके बाद गांधी जी ने तो दांडी मार्च किया, उसके बाद साउथ में सॉल्ट सत्याग्रह को लीड किया C. राजागोपालाचारी जी ने त्रिची से वेदरनयम में। ही ओपनली, वैसे तो ही वाज सपोर्टर ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज आइडियाज, बट ही ओपनली डिसएग्रीड विद गांधी जी ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। उनको लगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है उस वक्त लॉन्च करने से और ज्यादा देश के अंदर क्योस फैल जाएगा। ही ऑल्सो गेव राजा जी फॉर्मूला, क्योंकि मुस्लिम लीग डिमांड कर रहे थे लाहौर रिजोल्यूशन के बाद कि उनको अलग अलग देश चाहिए। तो राजा जी फॉर्मूला उन्होंने प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ मिलकर के एक प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट बनाए, पहले पावर अपने हाथ में ले लें फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, उसके बाद प्लेबिसाइड करके फैसला कर लेंगे कि पाकिस्तान बनना है कि नहीं बनना है। बट जिन्ना रिजेक्टेड दिस प्लान, उन्होंने कहा कि ना, पहले प्लेबिसाइड होगा, पहले पाकिस्तान बनेगा, फिर जाकर के पावर ट्रांसफर होना चाहिए, जो सच में वैसा हुआ भी। He was the first and the only Indian Governor General. तो लॉर्ड माउंटबैटन के बाद ही बिकेम गवर्नर जनरल इंडियन, फर्स्ट इंडियन एंड द ओनली गवर्नर जनरल, क्योंकि 1950 तक वो गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद भारत डोमिनियन स्टेटस से रिपब्लिक कंट्री बन गया, और रिपब्लिक कंट्री का मतलब कोई गवर्नर जनरल नहीं होगा। गवर्नर जनरल मतलब रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। तो जब तक डोमिनियन स्टेटस था भारत के पास तब तक गवर्नर जनरल का पोस्ट था, उसके बाद वो पोस्ट खत्म कर दिया गया। तो फर्स्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल। ही वॉज फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी ऑल्सो, फाउंडेड इट इन 1959। तो स्वतंत्र पार्टी उन्होंने बनाई क्योंकि उनको लगता था कि कांग्रेस की, खासकर नेहरू जी की जो सोशलिस्ट पॉलिसीज हैं वो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। ही एडवोकेटेड फ्री मार्केट इकोनॉमी, और उसके लाइन में ही उन्होंने एक अलग से पार्टी बनाई, स्वतंत्र पार्टी। ही ऑल्सो रिमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट फ्रॉम 1952 टू 1954। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देखिए, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। GI tag is also given for manufactured products, not only for agriculture and handicraft. इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। यहाँ पे तो सीधा सीधा जवाब होगा प्रहार। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में दूसरा स्टेटमेंट गलत है। द ओनरशिप इज नॉट परमानेंटली ट्रांसफर्ड, पहला स्टेटमेंट सही है। फिशिंग कैट से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज फिशिंग कैट्स आर कैटेगराइज्ड वल्नरेबल। बाफ्ता अवार्ड जो मिला है मूवी बूम को, उसके डायरेक्टर हैं लक्ष्मी प्रिया देवी जी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।